अरे साला मैं तो साहब बन गया। अरे साहब बन के ऐसा तन गया। ये सूट मेरी देखो, ये बूट मेरी देखो, जैसे छोरा कोई लंदन का। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में एक दिन इसी गाने पर डांस करना चाहते हैं तो यूपीएससी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। क्योंकि यूपीएससी के थ्रू आप बहुत बड़े ऑफिसर, बहुत बड़े अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन प्रोसेस काफ़ी लंबा रहेगा। और उस प्रोसेस में सबसे अहम भूमिका, सबसे की रोल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो निभाने वाला होगा वो होगा आपकी आंसर राइटिंग स्किल। तो अब इस सूटेड बूटेड इंडिविजुअल को छोड़िए और ये सीखिए कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आप इंटरमीडिएट स्किल है आपके पास, या फिर जो भी है आपका कंडीशन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस वीडियो के थ्रू आंसर राइटिंग सीख सकते हैं। ऑलरेडी एथिक्स के आंसर राइटिंग के 2 सेट्स डले हुए हैं, ये तीसरा सेट है। इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस हैं दोस्तों। इन 9 क्वेश्चंस को मैंने 64 मिनट्स में लिखा है। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं कि 9 क्वेश्चंस के लिए यूपीएससी के जो पैरामीटर के हिसाब से मैक्सिमम 63 मिनट्स मिलेंगे। तो ग्रेजुअली आई विल रिड्यूस द टाइम एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी एज वेल। ठीक है, तो सेट 3 में, और मैं एक बात और बता दूं कि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं ऑल ऑफ देम आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी ऑलरेडी वो क्वेश्चंस पूछ चुकी है। तो कोई ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि नहीं, इनफैक्ट यही क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसका मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो फर्स्ट काम आपको यही करना चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो से अगर आपको देखिए बेनिफिट होता है तो आप लोग शेयर वगैरह करने में कंजूसी मत किया कीजिए, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे लिए एक छोटा सा मोटिवेशन का काम करती है। ठीक है, क्योंकि चलो मैंने तो आंसर लिख लिया, अब मैं उस पर वीडियो क्यों बनाऊं, आप सोच करके देखिए। ठीक है, तो मेरे लिए यही मोटिवेशन है कि आप लोग उसको प्यार देते हैं, छोटा छोटा कमेंट करते हैं, अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, कोई लोग उसको शेयर कर देते हैं, लाइक कर देते हैं। मेरे लिए यही सिंपल मोटिवेशन है दोस्तों। चलिए एथिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, यंग पीपल विथ एथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, सजेस्ट स्टेप्स टू मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड। यहाँ एक स्टेटमेंट है दोस्तों कि यंग पीपल विथ एथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, और फिर क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, डायरेक्ट आपसे यही पूछा हुआ है कि सजेस्ट करिए स्टेप्स जिसके द्वारा कि उनको मोटिवेट किया जा सके पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के लिए। दैट इज ऑल राइट। तो आपको ऐसा नहीं है कि इंट्रो देकर के डायरेक्टली इस पर कूद पड़ना है कि आप स्टेप्स सुझाने लग गए। पहले इस बात को भी थोड़ा एनालाइज करिए कि यंग पीपल विथ एथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। तो यहाँ बताइए कि क्यों नहीं वो लोग आ रहे हैं। या तो कुछ डेटा आप ये दे सकते हैं कि हाँ मतलब कि चलिए इंडिया का जो लेजिस्लेचर है, मान लीजिए एमपीज हैं या एमएलएज हैं, उसमें एज वाइज क्या रेशियो है, अगर वो आपको पता हो तो मुझे ये लिखना चाहिए था, बट मुझे चूंकि वैसा कोई एग्जैक्ट डेटा पता नहीं था तो मैंने उस चीज़ को नहीं लिखा। अदरवाइज भी एक पूरा सेक्शन आपको डेडिकेट करना है दोस्तों, व्हाई, यानी यंग लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वो चीज़ आपको करना है। और फिर आपको स्टेप्स सजेस्ट करना है ताकि वो लोग सामने आए। ठीक है, तो देखिए मैंने इसका इंट्रो लिखने की कोशिश की, आई डोंट नो इट इज़ गुड और बैड, आप मुझे बताइएगा। द जनरल पिक्चर ऑफ पॉलिटिक्स हैज़ बीन पेंटेड विथ वर्ड्स लाइक डर्टी पॉलिटिक्स एटसेट्रा इन्वॉल्विंग करप्शन, दिस एक्ट्स एज ए डिटरेंस फॉर एथिकल यूथ टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। तो मैंने कहीं ना कहीं रीस्टेट कर दिया है क्वेश्चन को ही। ठीक है, और फिर मैं डिटरेंस टुवर्ड्स पॉलिटिक्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, एक तो एंट्री बैरियर है, ठीक है, ड्यू टू कैंपेन्स बहुत कॉस्टली है, नेपोटिज्म है, बहुत रिस्की करियर अपॉर्चुनिटी है, मसल पावर और क्रिमिनलिज्म है, जैसे 40% से ज़्यादा लेजिस्लेटर्स क्रिमिनल केस के साथ हैं। फिर देखिए साम दाम दंड फिर यूज किया जाता है, जिसको कि हम लोग रियल पॉलिटिक बोलते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग उतने पावर हंगरी नहीं होते, तो चलो ठीक है भाई, इतना क्या कि हाँ कोई मर भी गया उसके ऊपर भी हम कैसे राजनीति करें एंड सो ऑन। तो लोग सोचते हैं कि चलो भाई ये हमारे लिए नहीं है ये फील्ड। ठीक है, बट पॉलिटिशियंस के लिए
किसी का डेथ भी दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी होती है, दैट इज एक्चुअली राइट थिंग। मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू बी पॉलिटिशियन तो आपको कहीं ना कहीं इमोशन से परे होना होता है, ताकि आप दूसरे लोगों के इमोशंस को इस्तेमाल कर सको, ठीक है। फिर लैक ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, ट्रेनिंग ये सब अपॉर्चुनिटी भी लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए स्टेप क्या क्या लेंगे, ऑर्गेनाइज करिए यूथ पार्लियामेंट स्कूल्स में कॉलेजेस में, टैलेंट हंट करिए रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, फंड स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस करिए, जैसे कि क्या है ना, एक इलेक्शन में 70 लाख है, ठीक है। एमपी के इलेक्शन का लिमिट जो है वो 70 लाख है कैंपेन कॉस्ट, ठीक है। तो 70 लाख अगर कोई लीगल तरीके से इलेक्शन लड़े तो इलीगली लड़े तो अलग बात है, मतलब 70 लाख के ऊपर भी वो लोग खर्च करते हैं, बट 70 लाख तो लीगल कैंपेन कॉस्ट है। तो सोचिए 70 लाख एक एक साधारण इंसान कहाँ से लाएगा, ठीक है। तो इसीलिए स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शन की, ठीक है। फिर स्टार्टिंग स्मॉल स्मॉल स्टार्ट को प्रमोट करिए, जैसे कि जो यंग यूथ है उसको बोलिए कि आप पंचायती राज के इलेक्शन लड़ो, ये मुखिया वगैरह का चुनाव, पंचायत समिति वगैरह का चुनाव, ठीक है। फिर क्या करें, जो आरपीए 1951 है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, देखिए मुझे फुल फॉर्म लिखना चाहिए नो डाउट, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स सही नहीं, इसका शॉर्ट फॉर्म सही लेकिन ये एमसीसी सही नहीं है, ठीक है। टू प्रिवेंट करप्शन, जैसे आरपीए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है कि बहुत सारे ऐसी प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के तहत है कि आप जो है कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं, आप करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो फिर जब उसको एकदम स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है, तो यूथ को भी लगेगा कि भाई चलो अब थोड़ा सा ये करप्शन लेस इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, तो मे बी मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, मेरे भी विनिंग के चांसेस हैं। दूसरी बात क्या है कि चलो जो प्रॉपर मीडिया है वो शायद यूथ वगैरह को मौका ना दे, या फिर यूथ को मौका देखिए मिलता है, ऐसा कुछ नहीं कि यूथ को मौका नहीं मिलता है, लेकिन किनके यूथ को मौका मिलता है, मतलब फॉर एग्जांपल लालू जी के सुपुत्र हैं, उनको सारा मौका मिलेगा, उनको मीडिया अटेंशन मिलेगा। अखिलेश यादव के सुपुत्र हैं, उनको मीडिया अटेंशन मिलेगा, ठीक है। अमित शाह के सुपुत्र हैं, उनको मीडिया अटेंशन मिलेगा, ठीक है। राजीव गांधी सोनिया गांधी के सुपुत्र हैं, उनको मीडिया अटेंशन मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि यंग से किसी भी मतलब अपॉर्चुनिटी का लेना देना नहीं है। बेसिकली जो फर्स्ट जनरेशन यूथ है फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियंस को मौका नहीं मिलता, बीट यूथ और जो भी है, तो उनको फिर क्या किया जा सकता है, भाई अब तुम डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया के थ्रू पॉलिटिक्स और क्या कर सकते हैं, ठीक है, ताकि अपॉर्चुनिटी जो है वो डेमोक्रेटाइज हो जाए। फिर देखिए पॉलिटिक्स शुड ऑलवेज बी डन विथ प्रिंसिपल सो दैट इट डज नॉट वायलेट द 7 सिंस ऑफ गांधी जी। जैसे आपको पता है कि गांधी जी के 7 सिंस थे दोस्तों, इसमें से कि एक था वेल्थ विदाउट वर्क, ठीक है। फिर एक है रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, फिर एक है आपका नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, फिर एक है आपका साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, फिर एक है प्लीजर विदाउट कंसाइंस, ठीक है। तो इसी तरीके से एक सीन उनका ये भी है कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, तो पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स इज एक्चुअली अ सिन, ठीक है, ये एक पाप है। तो गांधी जी के जो 7 पाप हैं, गांधी जी के 7 पाप नहीं है, गांधी जी द्वारा सुझाए गए जो 7 पाप हैं वो आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि ये सब इंट्रो कंक्लूजन बॉडी में बहुत जगह यूज होगा। एक एथिक्स से पूरे आंसर लिखने में 1 से 2 रेफरेंस गांधी जी के 7 सिंस का आएगा ही, चाहे किसी भी ईयर में आप लिख लो, ठीक है। सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दोज 7 सिंस ऑफ गांधी जी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दिस इज ए डिसेंट आंसर। होपफुली मतलब बहुत ज़्यादा और क्रिएटिव पॉइंट्स मैं दे सकता था, बट मैं नहीं दिया हूँ, तो फॉर दैट मैटर आई विल गेट 4 मार्क्स। चलिए मैं मार्किंग आपको बता दूँ मैं किस हिसाब से 4 4.5 मार्क्स वगैरह देखता हूँ। देखिए एथिक्स में जो 2 बेस्ट आंसर होती है, जो बेस्ट कॉपी होती है, उसको मिलते हैं लगभग 125 से लेकर के 130 मार्क्स। जो पुअरली रिटन कॉपीज होती है उनको मिलती है 70 से 80 मार्क्स। पूरी कॉपी का मैं बात बता रहा हूँ। मेरे मार्क्स आए थे 112 या 113, ठीक है ना। तो आई विल नॉट से कि माई आंसर्स आर गोइंग टू बी द बेस्ट आंसर, बट सिंस आई हैव ऑलरेडी गॉट 113 मार्क्स और 112 मार्क्स, आई कैन से कि नेक्स्ट 2 बेस्ट विल बी माई आंसर्स, ठीक है। अब इसमें और इम्प्रूवमेंट की जगह कहाँ है, तो उसको हम लोग और इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। मैं खुद आपको बता दूंगा कि ये पॉइंट जो है मैं जो लिखा हूँ वो उतना बेहतर नहीं लग रहा है, यहाँ पर आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप इसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ओके, सो लाइक दिस लेट्स मूव टू द
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स कंपनीज मोर प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल। ठीक है, CSR एक्टिविटीज़ के तहत कंपनीज क्या करती है कि अपने नेट प्रॉफिट का 2% हिस्सा जो है वो खर्च करती है इन द फील्ड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो अब आप सोच करके देखिए, अपने प्रॉफिट का 2% वो खर्च कर रही है, तो ये उसको प्रॉफिट कैसे दिला सकता है। बट यहीं पर कैच ये है कि हाँ, ये उनके लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होने का कारण बन सकता है। ठीक है, कैसे, तो चलिए इसको हम लोग ये करते हैं। तो CSR इज एन अप्रोच ऑफ कंपनी विच एम टू शेयर इट्स बेनिफिट्स नॉट ओनली विद द शेयर होल्डर्स बट ऑल्सो द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो CSR के तहत क्या करते हैं कि हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग का जो दायरा है दोस्तों, उसको शेयर होल्डर से बढ़ा करके स्टेक होल्डर तक पहुंचा देते हैं। शेयर होल्डर तो वो लोग हैं जो उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, बट स्टेक होल्डर सभी लोग हैं, चाहे कंपनी के कंज्यूमर्स हुए, क्लाइंट्स हुए, सप्लायर्स हुए, चाहे जनरल पब्लिक हुई उस रीजन में जहां पर कि वो कंपनीज लोकेटेड है। ठीक है, तो CSR वही अप्रोच है, यानी कि बेनिफिट शेयरिंग का दायरा बढ़ाने का जो अप्रोच है दैट इज एक्चुअली CSR। ठीक है, मैं इसका एक लीगल तरीके से भी दे सकता था इंट्रो कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सर्टेन कंपनीज आर मैंडेटेड टू स्पेंड 2% ऑफ देयर प्रॉफिट फॉर देयर फॉर वेलफेयर। ठीक है ना, तो ठीक है, एक तरीके से वो लिख सकते हैं और एक तरीके से मैंने CSR को ही डिफाइन कर दिया है। और या फिर इसका और एक बेस्ट तरीका ये हो सकता था कि मैंने डेफिनेशन में लिख दिया और यहाँ एकदम शॉर्ट ब्रैकेट में मैं लिख देता मैंडेटेड बाय कंपनी एक्ट 2013 टू स्पेंड 2% ऑन CSR। अब चूंकि मैं ऑलरेडी CSR यहाँ डिफाइन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये नहीं लिखने की जरूरत है कि ऑन वेलफेयर एक्टिविटी सच एज एजुकेशन दिस दैट, वो सब नहीं, सिंपल मैं इतना लिख देता मैंडेटेड बाय कंपनीज एक्ट 2013, तो इट वुड बी इवन मोर ब्यूटीफुल एंड इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल एंड हॉलिस्टिक एज वेल। सबसे ज़्यादा बात यह है कि खास बात यह है कि यह हॉलिस्टिक हो जाता है। ठीक है, अब देखो, आपको तो चूज एक ही करना है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो। ठीक है, एंड ऑलवेज यू रिस्क, आपके पास एक रिस्क होता है कि आप एक चीज़ तो छोड़ ही रहे हो। ठीक है, तो अब वो आपका जजमेंट है। चलिए हम लोग फिर क्या करते हैं कि हाउ CSR मेक्स कंपनीज मोर प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल, क्योंकि क्वेश्चन जो है दोस्तों टोटली डायरेक्ट है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट दिया और इसको एनालाइज करना है। ठीक है ना, तो चलिए, तो हम लोग उसको डायरेक्ट क्वेश्चन है तो डायरेक्ट पॉइंट उसमें हम लोग बरसाना शुरू कर देंगे। इनहांसेस ट्रस्ट इन द कंपनीज ब्रांड नेम बाय प्रमोटिंग इनडायरेक्ट सेल्स एक्सेट्रा। बेस्ट ये होगा दोस्तों कि यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख पाऊँ। देखिए, मैं अभी जो ये आंसर कंप्लीट होगा इसको मैं दूंगा 4 मार्क्स। मैं बता रहा हूँ कि ये 4 से 6 मार्क्स तक कैसे जा सकता है, विच इज़ वेरी वेरी रेयर। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स वगैरह हम लोगों को पता नहीं होते हैं। जो बात है सिंपल है कि मतलब ऐसा पॉइंट A से B वाला एग्जाम्पल मुझे पता होगा तभी मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। जैसे कि किसी कंपनी ने CSR एक्टिविटी पर कुछ अपना एक्सपेंडिचर किया हो और उसका सेल्स भी बढ़ा हो, ऐसे। तो चूंकि मुझे पता नहीं तो मैं नहीं लिख सकता हूँ। कई लोग इसमें ये भी करते हैं कि लिख देते हैं ठीक है, विच आई डोंट डू। ठीक है, विच यू कैन डू। तो स्मार्ट तरीके से लिखना चाहे तो आप वैसे लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे रफ आइडिया लगा करके कि मान लीजिए JSP लीजिए कंपनी जिसने मेरी एरिया में एक्सपेंडिचर बढ़ाया CSR में एंड इवेंचुअली उसका सेल्स भी बढ़ गया, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। आपका कॉल है वो। ठीक है, बाकी अगर आपको पता है तो आप 100% लिखिए। फिर क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा लोकल यूथ फॉर फ्यूचर जॉब्स इन देयर कंपनी। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे 100 सिलाई कर्मचारी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन मैं जिस एरिया में अपनी कंपनी लगा कर रखा हूँ उसमें उतनी सिलाई कर्मचारी है ही नहीं। तो मैंने क्या कि सिलाई की ट्रेनिंग फ्री में सिलाई की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। तो मेरे पास 100 के 1000 कर्मचारी होंगे सिलाई के। अब मेरे पास मुझे कभी भी अगर सिलाई कर्मचारी रिक्रूट करना होगा तो दैट विल नॉट बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर मी एंड माई कंपनी। तो इन दिस वे माई CSR एक्टिविटी इज इंक्रीजिंग माई प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है,
फिर देखिए बूस्ट करेगा ESG रैंकिंग। आपको पता है कि आजकल एक रैंकिंग होती है इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। एज एज सच कोई ऐसा रैंकिंग या इंडेक्स नहीं है, लेकिन मतलब इस तरीके के पैरामीटर्स पर कंपनीज को जज किया जाता है, ठीक है ना। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि सस्टेनेबल, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल या फिर सोशल कंपनीज को, या फिर जिनका प्रॉपर गवर्नेंस है, पुअर गवर्नेंस नहीं है, उन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपका ESG में अच्छा परफॉर्मेंस है, ESG यानी इन्वायरमेंटल, सोशल और ग्लोबल गवर्नेंस पैरामीटर्स पर आपका परफॉर्मेंस बेहतर है, तो देन पीपल वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन योर कंपनीज। इन दिस वे ऑल्सो यू आर मेकिंग योर कंपनी मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है। एनहांसेस इट्स चांस ऑफ गेटिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप वो पीछे बैक डोर से जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं वो चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आपका ब्रांड अवेयरनेस अच्छा है, गवर्नमेंट को ये लगता है कि आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है, या फिर जिस एरिया में आप काम करने जा रहे हैं वहाँ के लोग आपकी कंपनी के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी कंपनीज को टेंडर अवार्ड किया जाता है जो कि ग्राउंड पर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं बिकॉज पीपल आर अगेंस्ट देम, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपकी का अच्छा मतलब लोगों के साथ आपका ट्रस्ट अच्छा है, तो देन यू वुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट्स वेरी इजीली, स्मूथली। तो दैट इज वन थिंग, ठीक है। प्रिवेंट्स फ्यूचर लायबिलिटी रिस्क। मान लीजिए कि आपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अच्छे से किया, ठीक है ना, और प्लस इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए आप खर्च भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे चल करके ऐसा नहीं हुआ कि कोई NGT का जजमेंट आपके अगेंस्ट आ गया या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपके अगेंस्ट आ गया कि आपने इन्वायरमेंट को इतना डैमेज किया एंड सो ऑन, तो अब जो है तुम 50 करोड़ लगाओ या 100 करोड़ लगाओ। तो वो फ्यूचर लायबिलिटी रिस्क से भी आपको बचाता है। फिर लास्ट में मैंने दोस्तों यहाँ पर लिख दिया कि CSR इज अलाइंड विथ गांधीन आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप वेयर बाई कंपनी इंश्योर्स कॉमर्स विथ मोरालिटी, ठीक है। क्योंकि कॉमर्स विदाउट मोरालिटी इज अ सिन, बट कॉमर्स विथ मोरालिटी will become a virtue. It is a win-win scenario for all the stakeholders of company and company itself, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिखा, अगेन आई विल से कि फ्रॉम 3.5 to 4.5 समथिंग इन दिस रेंज आई विल बी गेटिंग। और मैंने ये भी बता दी कि इफ यू प्रोवाइड सुटेबल एग्जाम्पल्स फॉर ऑल दोज पॉइंट्स, ओके, हर एक पॉइंट का एक सुटेबल एग्जाम्पल। लेकिन एग्जाम्पल देने में प्रॉब्लम एक ये भी होती है कि एग्जाम्पल आप फिर एक लाइन में नहीं दे सकते हैं, 2 से 3 वर्ड में आपको एग्जाम्पल ऐसा रेडी रखना होगा जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एग्जाम्पल्स हो, ठीक है। ओके, वी विल वर्क इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो, डोंट वरी। फिर आइए, हाउ विल यू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस में इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसका देखिए सिंपल सा ये होगा, एक इंट्रो होगा, बॉडी में डायरेक्ट हेडिंग बनेगा कि भाई कैसे अप्लाई करेंगे, और सीधे एक कंक्लूजन होगा। मतलब ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, डिकोड करने जैसा कुछ नहीं। हाँ, इसके पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, नहीं पता है तो थोड़े बहुत वेग और थोड़े बहुत पॉइंटेड पॉइंट्स मिला करके आप इसका आंसर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट इसका स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है, प्लेन है, ठीक है ना। तो चलिए, EI इज द कैपेसिटी टू नो वंस इमोशंस एंड दैट ऑफ अदर्स, टू मोटिवेट वन सेल्फ एंड डू प्रॉपर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है ना। यही EI का डेफिनेशन है बाय डैनियल गोलमैन, ठीक है। चलिए तो EI इज द की टू सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस। तो सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस के लिए EI जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बता दिया। तो चलिए कैसे इंपॉर्टेंट वो भी देख लीजिए। क्यों भाई, देखिए आपको पीपल रिक्रूट करना है विथ हाई IQ एंड हाई EQ बोथ, ठीक है। फिर EI को इस्तेमाल करिए ट्रेनिंग में, ठीक है। फिर EI को इस्तेमाल करिए विथ AI। देखिए ये थोड़ा सा व्हाट डू आई से, people use this type of tricks to attract the invigilators attention, ठीक है ना। क्योंकि AI हर जगह पर है, और यहाँ क्वेश्चन EI की कर रहा है, EI विथ AI अच्छा लगता है सुनने में भी, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एक चीज़ की कमी है वो है ही कमी इमोशनल इंटेलिजेंस की, ठीक है। क्योंकि मशीन्स के द्वारा आप जैसे कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना,
कोई भी सर्विस मशीन के द्वारा प्रोवाइड करते हैं, तो अब वो मशीन में जो पैरामीटर है उसका आधार पर ही वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, सिंपल। बट उसमें जब आप इमोशनल टच भी डाल देते हैं, मीन्स कि वो पैरामीटर्स का तो पूरी तरह से अच्छे से ख्याल रखेगा ही, प्लस स्पेसिफिक केस सिनेरियो भी देखेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ कोई लड़की जो है झारखंड के गिरिडीह में भात भात करते हुए मर जाएगी, लेकिन उसका राशन कार्ड चूंकि डिजिटल नहीं हुआ है तो उसको राशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए EI विथ AI इज एन यू नो दिस कैरीज वैल्यू, ये वैल्यूएबल चीज है। चलिए फिर EI आप यूज कर सकते हैं फॉर कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन, EI यूज कर सकते हैं फॉर सेल्फ अवेयरनेस, फॉर मोटिवेशन। तो कहने का मतलब कि EI का जितना ये है डायमेंशन में, जितने डायमेंशंस में वो एप्लीकेबल है इन एडमिनिस्ट्रेशन, सबको वहाँ पर आप कोट कर दीजिए। जितने का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं सूटेबल उतना दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने एक दो जगह एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं, तो अगेन आई विल से कि दिस इज डिसेंट आंसर, ठीक है, बट नॉट द बेस्ट आंसर। अब इसमें सारे जगह आप एग्जाम्पल्स देते चले जाइए, फिल इट विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, भर दीजिए एग्जाम्पल्स को, ठीक है ना। यू विल गेट 6 मार्क्स इन दिस सेम क्वेश्चन विद द सेम आंसर, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम्पल्स दिए हुए रहेंगे तो, अदरवाइज यू विल गेट 4 मार्क्स, सिंपल। तो hence EI can be implemented in all the facets of administration and make it ethical, efficient and effective. Again, this type of thing you have to do, you know, triple E, triple P, triple C, ठीक है, ये आपको सीखना चाहिए, जैसे मोदी जी भी इस तरह से करते हैं, ठीक है ना। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये चीज़ें यूज होती हैं, सो हेंस यू शुड लर्न दिस। फिर देखिए, स्ट्रेंथ, पीस एंड सिक्योरिटी आर कंसिडर्ड टू बी द पिलर्स ऑफ IR, इल्यूसिडेट। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर करना कैसे, स्ट्रक्चर समझिए, फिर आप खुद आंसर लिखने की कोशिश करिए। इसका स्ट्रक्चर में एक आंसर इंट्रो होगा दोस्तों, इंट्रो के बाद आपको बस बताना है कि हाउ स्ट्रेंथ इज अ पिलर ऑफ IR, स्ट्रेंथ एज ए पिलर ऑफ IR, यहाँ आप 2-3 पॉइंट देंगे। फिर आप बोलेंगे हाउ पीस इज ए पिलर ऑफ IR, अगेन यू विल गिव 2 से 3 पॉइंट्स and one example maybe. Then again you will say how security is a pillar of IR. You will give 2 to 3 points and then you will conclude the answer. This is how your structure of the answer should look like. Okay, ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ पर ज़्यादा दे दिया, पीस पर कम दे दिया, सिक्योरिटी पर ज़्यादा दे दिया, या ऐसा नहीं कि कुछ कंबाइंड आंसर लिखने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कि पीस छूट ही गया, सिक्योरिटी छूट। होता क्या ना, लोग ऐसे लिख देंगे, एक हेडिंग बना देंगे स्ट्रेंथ, पीस एंड सिक्योरिटी एज पिलर्स ऑफ IR, फिर पॉइंट्स देने लगेंगे। एग्जामिनर को कैसे समझ में आएगा एग्जैक्टली कि विच पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्ट्रेंथ पार्ट, विच पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू पीस पार्ट, विच पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू सिक्योरिटी पार्ट। आंसर को कंप्लीट बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, होलिस्टिक एंड कंप्लीट बनाने के लिए आपको तीनों को अलग से, स्ट्रेंथ, पीस और सिक्योरिटी, इन तीनों कीवर्ड्स पर आपको कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे सेपरेटली, एंड देन यू विल कंक्लूड द आंसर। ओके, तो इन दिस मैनर ओनली आई हैव ऑल्सो रिटन इट, बीट रियलिज्म, आइडियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉस्मोपॉलिटनिज्म, ऑल द आइडियोलॉजीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आर सेंटर्ड अराउंड द बेनिफिट ऑफ नेशन स्टेट। जो भी कंट्री है आखिर अपने बेनिफिट के अराउंड ही वो रियलिज्म या आइडियलिज्म या कॉस्मोपॉलिटनिज्म को चूज करती है। ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी, ऐसी कोई नेशन स्टेट नहीं होगी जो बोलेगी कि मैं इतना आइडियलिस्ट हूँ कि मैं अपनी कंट्री का बेनिफिट नहीं देख रहा हूँ। ओके, तो चलिए इस तरह से मैंने कुछ स्टार्ट कर दिया है, और उसमें फिर मैं लिखने की कोशिश किया हूँ की पिलर्स ऑफ IR। तो जैसे स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ क्या है ना, अब जैसे कि रियलिज्म में तो स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, आइडियलिज्म में, कंस्ट्रक्टिविज्म में भी स्ट्रेंथ है, बट रियल पॉलिटिक्स की बात करें तब तो स्ट्रेंथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्ट्रेंथ क्या प्रमोट करते हैं, स्ट्रेंथ के लिए जो लोग क्या क्या करते हैं, कंट्रीज क्या क्या करती है, आर्म्स रेस, स्पेस रेस, ये सब चूज करती है। जैसे मुझे यहाँ लिख देना चाहिए था USSR वर्सेस US ऐसे करके, ठीक है ना। फिर दिस लीड्स टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन वारफेयर, तो इससे जो है मतलब कंट्रीज का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है। जैसे कि मुझे यहाँ लिख देना चाहिए था, जैसे कि U-बोट्स रेडियो, ठीक है।
फिर ओवर रिलायंस ऑन स्ट्रेंथ में रिजल्ट इनटू डिस्ट्रस्ट विथ अदर पार्टनर्स, may lead to war, may lead to war like World War II। ठीक है, हर चीज का एग्जांपल आपको देखिए, आप कमेंट में भी बोल सर आपने तो खुद ही नहीं दिया है, दैट इज राइट, ठीक है ना। वी टेंड टू बी परफेक्ट बट वी आर नेवर परफेक्ट। जब उसी आंसर को मैं अभी देख रहा हूं, मेरे दिमाग में आ रहा है कि ओके दिस कुड बी द एग्जांपल, दिस कुड बी द एग्जांपल, दिस कुड बी द एग्जांपल, एंड दिस इज हाउ यू शुड आल्सो थिंक। ओके, आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब मैंने आंसर लिख दिया तो बहुत बेस्ट लिख दिया, या फिर मैंने आंसर लिख दिया तो बहुत खराब लिख दिया, ये दोनों चीज़ नहीं सोचनी। आपको हमेशा सुधार की गुंजाइश की तरफ काम करना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। ओके, फिर चलिए आइए, पीस एज ए पिलर ऑफ IR, एवरी कंट्री डिजायर्स टू इंश्योर डोमेस्टिक पीस। ठीक है ना, डोमेस्टिक पीस तो सबको कंट्री को चाहिए ही चाहिए, मतलब इंटरनेशनल पीस हो ना हो, ठीक है ना। इवन वॉर्स आर फॉट विद द इंटेंशन ऑफ, कंट्री जो वॉर पे भी जाते हैं, लड़ाई के लिए भी जाते हैं, उनका भी इंटेंशन पीस ही होता है। अंततः वो चाहती है कि शांति बरकरार हो रहे। आखिर इजराइल ने जो गाजा स्ट्रिप पर भी अटैक कर दिया, हमास पर अटैक कर दिया, क्यों? क्योंकि वो चाहती कि पीस बरकरार रहे। अब सोच करके देखिए, वॉर्स आर फॉट विद द इंटेंशन ऑफ पीस, दिस इज द आयरनी। एनीवेज, तो फिर आइडियाज ऑफ पंचशील नॉन अलाइंड मूवमेंट आर सेंटर्ड अराउंड प्रोमोटिंग पीस। अब देखिए, ये तो कोर आइडियाज हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज होते हैं, ये तो सिर्फ पीस की ही बात करते हैं, ठीक है ना। फिर UN पीस कीपिंग फोर्स को बनाया भी गया सिर्फ पीस के लिए ही, ठीक है। फिर देखिए सिक्योरिटी, जैसे चाणक्य सेज एकेडमिक डिस्कोर्स फ्लरिश इन ए कंट्री हुज बॉर्डर्स आर प्रोटेक्टेड बाय आर्म्स, ठीक है ना, बाय आर्म्स। एक्चुअली दिस इज ए संस्कृत कोट, मैंने किसी तरीके से मेरे मन में आया कि मैं पहले संस्कृत में लिखूंगा, मतलब संस्कृत वाले को ऐसे हिंदी में लिखूंगा, सॉरी इंग्लिश में लिखूंगा कि शस्त्रेण रक्षिते देशे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, यानी वो देश जिसकी रक्षा शस्त्रों से की जा चुकी है वहीं पर शास्त्र चिंता प्रिवेल कर सकती है। फिर मैं सोचा पहले उसको वैसे लिखूंगा फिर उसका इंग्लिश करूंगा, वैसे ऐसे करके तो बहुत ये हो जाएगा, तो मैंने उसको सीधे इंग्लिश में ही रफली मैंने लिख ही दिया और सही लिखा आई थिंक, कि एकेडमिक डिस्कोर्स प्रिवेल्स या फ्लरिश इन ए कंट्री हुज बॉर्डर्स आर प्रोटेक्टेड, ठीक है, बाय आर्म्स। यहाँ लिखना मैं भूल गया, एनीवेज, और मैंने जानबूझ के भी उसको स्किप कर दिया है, एनीवेज, क्योंकि बिकॉज समटाइम्स यू कैन इंश्योर सिक्योरिटी इवन विदाउट आर्म्स। एनीवेज, सिक्योरिटी इज की टू अलायंसेस, एग्जाम्पल स्क्वाड, क्वाड, ऑकस एटसेट्रा, यानी कि क्वाड का, ऑकस का, स्क्वाड का, इन सब का जो की है, क्यों ये लोग ये सब अलायंसेस बन रही हैं, आखिर सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, जैसे सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक या फिर सिक्योरिटी ऑफ द वेसल, ठीक है। फिर नेशनल सिक्योरिटी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। अब यहाँ मुझे एग्जांपल लिख देना चाहते, फॉर एग्जांपल एवरी कंट्री हैज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एग्जांपल अजीत डोवाल इन इंडिया, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह रेगुलर पढ़ते हैं तो हर दूसरे दिन US के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी नाम आते ही रहता, तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, उनका नाम भी लिख सकते हैं। एनीवेज, द फील्ड्स ऑफ IR में इनवाइट न्यू आइडियाज बट रिलायंस ऑन स्ट्रेंथ पीस एंड सिक्योरिटी शैल नेवर गेट ओल्ड। इस तरह से मैंने एक बहुत ही जेन्युइन, ये मतलब जनरल ये कंक्लूजन करने की कोशिश किया है। आई थिंक 4.5 मार्क्स, बट अगेन द एग्जाम्पल्स मैंने जो मिस किए, जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया वो मैं लिख दूँ अगर, तो 5.5 easy। okay, so with time even I will try to improve and I want you all also to improve। फिर देखिए, द क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन मॉडर्न टाइम्स इज ट्रेस्ड टू अ नैरो परसेप्शन ऑफ द गुड लाइफ। डिस्कस, कहने का अर्थ ये है कि अच्छा जीवन क्या है, इस चीज को लोग संकीर्णता में देखते हैं। चलो पैसे आ जाए तो जीवन अच्छा हो जाएगा, चलो कोई लड़की मिल जाए तो जीवन अच्छा हो जाएगा, चलो दारू पी लूँ तो खुशी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस कारण से ही हमारा जो एथिकल वैल्यूज है उसका डिटीरियोरेशन हो रहा है, ठीक है। इसी चीज को आपको डिस्कस करना है। तो हम लोग, तो मैंने इसका भी इंट्रो क्या होगा, सिंपल, मतलब इसका आंसर कैसा होगा, इंट्रो हो जाएगा, ठीक है ना। बॉडी में आपको, बॉडी में मैपिंग वे में लिखना है। मैपिंग समझते हैं, मैपिंग वे का मतलब क्या है कि एक तरफ तो आप ले लेंगे गुड परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ, परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ, और उसको मैप करेंगे आप कि कैसे ये जो है एथिकल
एथिकल डिटीरियोरेशन कॉज करता है। एथिकल डिटीरियोरेशन कैसे कॉज करता है, ये दोनों चीज़ आप साइड बाय साइड लिखेंगे। मतलब कि आप नैरो परसेप्शन ले रहे हैं कि गुड लाइफ का, कि इंडिविजुअलिटी अगर हो जाए तो मुझे बहुत आज़ाद आज़ाद फील होगा। फिर इससे इथिकल डिटीरियोरेशन क्या होता है कि आप फिर अपने एल्डर्स का सम्मान नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और उसके कारण से ओल्ड एज होम वगैरह का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सोच करके देखिए कि जो पेरेंट्स आपको बचपन में मतलब आपका केयर करते हैं, आपको खाना देते हैं, पानी देते हैं, आप किसी लायक नहीं होते, आपको कुछ तो किसी तो लायक बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, उनकी भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, और इंसान ही है, जब तुम खुद परफेक्ट नहीं हो तो दूसरे से परफेक्ट होने की उम्मीद क्यों करते हो भाई। आप उनको ओल्ड एज में अपने घर से ही निकाल देते हैं, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट गुड। दिस गोज अगेंस्ट इवन बेसिक ह्यूमैनिटी, ठीक है। अभी दोस्तों जैसे कि एक बाबा है, ठीक है, आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह जी, ठीक है। इवन दो ही इज ए वेल स्टडीड पर्सन, उन्होंने काफ़ी पढ़ाई की है, ठीक है, बट पढ़ाई हम सभी ने की है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी हर बात को हम लोग एक्सेप्ट करें, माने। तो आउट ऑफ हिज सिंप्लिसिटी या फिर ब्लंटनेस, उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं अपने पेरेंट्स के विषय में, एंड इन जनरल अबाउट पेरेंटहुड, ठीक है ना, कि गार्जियंस अपने बच्चों पर दबाव बनाते हैं वगैरह वगैरह, तो बच्चे उनकी बात क्यों सुने, सिंपल इनफ। तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चे अपने गार्जियन से नो डाउट डिसएग्री करें, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू देयर करियर और करियर चॉइस, ठीक है ना। अगर उनको उस करियर को नहीं अडॉप्ट करना है जो उनका गार्जियन चाहते हैं, तो वो उसको ना चूज करें, ठीक है ना। अगर शादी नहीं करनी उस पर्सन से जिससे गार्जियन चाहते हैं, तो उससे ना करें, ठीक है ना। बट इतना चीज़ ना करने के बाद मिनिमम रिस्पेक्ट, मिनिमम डिग्निटी वो अपने गार्जियन को दें, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा भी नहीं है, फॉर एवरीथिंग इंटेंशन मैटर्स। कई बार आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि चलो यूपीएससी की तैयारी मत करो, तुम एक बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, क्योंकि उनको पता होता है कि मे भी मेरा बेटा ना कर पाया, फिर 4 साल 5 साल 6 साल वो डिप्रेस्ड रहेगा, उससे अच्छा है कि कम से कम जॉब लग जाएगी या फिर एक जेनविन स्टार्ट हो जाएगा। कई बार पेरेंट्स ही फोर्स करते हैं कि तुम यूपीएससी की ही तैयारी करो, बाकी हम पैसा वगैरह लगा रहे हैं। तो अगेन आप देखिए कि वो क्या चाहते हैं, कि भाई वो सोचते हैं कि ये छोटे जॉब में खुश नहीं रह पाएगा, तो चलो अगर 3 साल या 4 साल या 5 साल में भी यूपीएससी निकाल लेते, दैट विल बी गुड फॉर हिम। कई बार पेरेंट्स उनको कम एज में बोल देते हैं कि शादी कर लो कि वो सोचते हैं कि चलो भाई अपना क्या भरोसा, मेरी डेथ ही हो जाए 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में, तो फिर इस इंसान के पास कोई और इंसान तो रहेगा ना स्टेबल वे में, जो कि इसकी बात सुनेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप अगर अंततः उनकी बात नहीं माननी है तो नो प्रॉब्लम, डोंट लिसन टू देम, बट ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। दैट इज आई मीन स्पिरिचुअलिटी कोई कितनी भी पढ़ ले, ठीक है ना, नॉट रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स कैन नेवर बी जस्टिफाइड, ओके। एनीवेज दोस्तों, तो 7 सिंस ऑफ गांधी जी ये हम लोग का है। तो नैरो परसेप्शन ऑफ लाइफ और फॉल ऑफ एथिक्स कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये मैं आपको बता दूं कि फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म जो है फिर क्या करता है, ये करता है डिसरिस्पेक्ट कॉज करता है मदर फादर के प्रति, जिसके कारण से ओल्ड एज होम वगैरह पनप रहे हैं भारत जैसे देश में भी, ठीक है। मटेरियलिज्म को सक्सेस जो मान लेता है, तो क्या करता है, बहुत ज़्यादा अर्निंग मनी पर फोकस करता है, इवन विथ करप्शन। देखिए अर्निंग मनी may not be considered a vice, it cannot be considered a sin, but if you are earning money with corruption, bribery, etc., then it is a crime, it is a sin, it is a vice, okay। तो उसके कारण से करप्शन, कंज्यूमरिज्म ये सब आता है, ठीक है। फिर लिव इन द मोमेंट, आजकल एक सब नया नया आता है भाई, लिव इन द मोमेंट, भाई लिव इन द मोमेंट। तो लिव इन द मोमेंट का मतलब क्या है, दारू पियो, डू लॉट्स, मतलब व्यभिचार करो, जिसको हम लोग प्रोमिस्क्यूटी बोलते हैं इन इंग्लिश, यानी कि स्लीप विथ सो मैनी पीपल एंड सो ऑन, यानी कि कोई लॉयल्टी मत रखो वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। ड्रग्स लो, स्मोक करो, वीड पियो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लिविंग इन द मोमेंट
बट इन रियलिटी लिविंग इन द मोमेंट मीन्स आप प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए और सांस को देखते रहिए, दैट इज कॉल्ड लिविंग इन द मोमेंट, दिस इज नॉट लिविंग इन द मोमेंट। एनीवेज दोस्तों, तो ये चीज़ है। फिर नो रिस्पेक्ट टू कल्चरल सिविलाइजेशन वैल्यूज, इससे क्या करता है कि आदमी अपने इंडिपेंडेंस को दिखाने के लिए, फिर यू ओनली लिव वंस, ये भी फिनोमिना है। तो यू ओनली लिव वंस के तहत क्या करते हैं लोग, अनकाइंड बिहेवियर शो करते हैं। जैसे लगभग दोस्तों 3-4 साल पहले एक यहाँ पर रूफ टॉप रेस्टोरेंट है रांची में। तो रूफ टॉप रेस्टोरेंट मतलब कि एकदम वो रूफ पर एकदम खाना वगैरह सर्व करते हैं। तो वहाँ पर मैं अपने भाई के साथ खाने के लिए गया, तो वहाँ पे कुछ 3 लड़के और 2-3 लड़की जो है वो लोग वहाँ पर खाने पीने के लिए आए, ऑब्वियसली पीने के लिए भी आए, दैट इज़ ओके, पीना खाना दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट द वे दे ट्रीटेड द वेटर, यानी वेटर को ऐसे बुला रहे हैं जैसे कि वो इंसान ही नहीं है, ठीक है ना। तो फिर कुछ कुछ बातें ऐसी हुई, तो मैंने बोला कि हाँ, वो लोग अपना बताने लगे ये के बारे में, अपने बारे में, ठीक है ना, कि हम लोग ये करते हैं वो करते हैं, ऐसे मतलब हम लोग निकलते समय उनसे कुछ बातें होने लगी, ठीक है, कि हम लोग इस कंपनी में है, इस कंपनी में है, इस कंपनी में है, कोई MBA किया है, कोई वगैरह वगैरह। तो हम बोले कि सारी चीज़ें तो सही है लेकिन आप लोग सभ्य नहीं हैं। तो बोले कि लोग थोड़ा सा चौंक गए। तो मैंने बोला कि सभ्य आप लोग इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग उस वेटर को इतने बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे थे, ठीक है, और इसी कंपनी का अगर मैनेजर अगर आ जाएगा तो तुम लोग की पैंट में सूसू हो जाएगी, ठीक है, सीधे तुम लोग खड़े हो जाओगे, यस सर करने लगोगे, या अपनी ही कंपनी में जो तुम्हारा HR होगा या बॉस होगा उसको यस सर यस मैम करने से बाज नहीं आता होगा, लेकिन वेटर को तुम अपनी जो है मतलब धौंस दिखा रहे हो, विच सोच कि यू आर अ लेसर ह्यूमन। ठीक है। एनीवेज दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे हमारे कल्चर में प्रिवेल कर गई हैं कि आदमी थोड़ा सा भी अपने से छोटे लोगों को, छोटा तो कोई है नहीं इन सेंस, बट जिस सेंस में वो अपने से छोटा मानते हैं, जैसे ड्राइवर को या फिर मतलब गरीब लोगों को, ठीक है, अपने से थोड़ा नीचे लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब अपमानपूर्वक अनकाइंड बिहेवियर दिखाते हैं। तो नीड ऑफ द आवर क्या है, तो उनको पढ़ाइए, स्पिरिचुअलिटी पढ़ाइए, उनको जो है बोलिए भाई थोड़ा फ़ोन और लैपटॉप से दूर रह करके भी जीवन बिताओ, ठीक है ना। फिर स्लम विजिट करो, विलेजेस विजिट करो, आखिर सभी लोग विलेज से ही आए हैं, ठीक है ना। आज भी इंडिया मोर देन 65% तो विलेज ही है, ठीक है ना। मान लीजिए 2011 के सेंसस के हिसाब से, ठीक है ना, लगभग 70% विलेज है, तो घटते घटते भी कितना हो गया, 60% हुआ होगा विलेज है। तो सभी का रूट विलेज ही है, कोई कितना भी शहरी हो जाए उसका रूट विलेज ही है, तो वहाँ पर विजिट करना चाहिए। फिर जैसे कि इसका कंक्लूजन में मैंने लिख दिया कि एज प्लेटो सेज अ गुड लाइफ इज ए लाइफ ऑफ वर्चूज एंड हेंस डायमेंशंस ऑफ गुड लाइफ मस्ट बी ब्रॉडेंड, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ गुड लाइफ मस्ट बी ब्रॉडेंड, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। बाकी देखिए इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है। बाकी 4 क्वेश्चंस और हैं जिसका कि मैं आपको स्ट्रक्चर बताते चलता हूँ, ठीक है, और आप इसको लिखिएगा खुद से। जैसे इंक्रीज्ड नेशनल वेल्थ डिड नॉट रिजल्ट इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स बेनिफिट, इट हैज़ क्रिएटेड ओनली सम इनक्लेव्स ऑफ मॉडर्निटी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ए स्मॉल माइनॉरिटी एट द कॉस्ट ऑफ मेजॉरिटी। देखिए इसका राइट स्ट्रक्चर क्या होगा मैं आपको बता दूं। देखिए इसका राइट स्ट्रक्चर जो होगा, देखिए इंट्रो तो आपको लिख ही देना है। इंट्रो में आप ऑक्सफैम रिपोर्ट वगैरह का कोई भी एक डेटा लिख सकते हैं कि टॉप 1% जो है उनके पास इतना पैसा है, बॉटम 50% के पास तो इतना ही पैसा है, सो ऑन। और उसके बाद जो बॉडी होगी उस बॉडी में हर पॉइंट आपका क्या होगा ना, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करेगा। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे, एक रिच वर्सेस पुअर का कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करने वाला होगा, ठीक है ना। चाहे जो भी आप पॉइंट्स लिखिए उसमें इस कॉन्ट्राडिक्शन के ही थ्रू ही लिखना है। यानी कि रिच रह रहे मान लीजिए हवेली में, तो ये जो है पुअर रह रहे मान लीजिए कि वो रोड पे ही सो रहे हैं, जैसे दिल्ली में है ऐसे लोग जो कि रोड पे ही सो रहे हैं। रिच का इलाज मान लीजिए कि कहाँ हो रहा है, मेदांता में हो रहा है, ऑर्किड में हो रहा है, ठीक है ना। तो पुअर मतलब बिना इलाज के ही मर जा रहे हैं। रिच मान लीजिए कि फूड वेस्ट कर रहे हैं, तो पुअर जो है वो भात भात करते हुए मर जा रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से करते करते फिर आपको कंक्लूजन देना है ये
कि हम लोग को ज़्यादा एक इक्विटेबल इक्वल सोसाइटी बनाने का प्रयास करना चाहिए एंड सो ऑन। तो दिस इज हाउ दोस्तों आपको इस आंसर को अप्रोच करना है, ठीक है। ऑलवेज यूज कीवर्ड्स करप्शन, नेपोटिज्म, ये सब आपको लिखना चाहिए। फिर वे एड जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप एक प्रॉब्लम, यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये रिच वर्सेस पुअर या इनइक्वालिटी इज एक्चुअली ए प्रॉब्लम। तो यू शुड ऑलवेज सजेस्ट सम सॉल्यूशन या फिर वे अहेड। यूपीएससी में इवन आपसे पूछा जाए ना पूछा जाए, डजेंट मैटर, अगर प्रॉब्लम आपने मेंशन किया है तो और सॉल्यूशन मेंशन नहीं किया है तो आपको आपके बहुत सारे मार्क्स काट लिए जाएंगे। इट्स नॉट लाइक कि आपने आंसर कंप्लीट नहीं किया, इट्स लाइक कि आपका एटीट्यूड बताता है कि यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स बट यू आर अनेबल टू सजेस्ट सॉल्यूशंस। ऑलराइट, तो इसलिए आप सॉल्यूशन बताइए, जैसे डीपीएसपी वगैरह का, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, डिस्ट्रिब्यूट, जो भी आपको आपके तरफ से सॉल्यूशन बताना है, लेकिन सॉल्यूशन बताना जरूरी है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, डिसिप्लिन जनरली मीन्स ऑर्डर एंड सबऑर्डिनेशन, हाउएवर इट मे बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कहने मतलब क्या है कि डिसिप्लिन का मतलब है कि ऑर्डर फॉलो करना, सबऑर्डिनेटेड, अपने सीनियर्स की बातें मानना वगैरह वगैरह, लेकिन कई बार ये चीज़ें काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो देखिए, ये बोल रहा है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट मीन्स कि आपको भावनाओं में नहीं बह जाना है कि हाँ डिसिप्लिन तो काउंटर प्रोडक्टिव ही है, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन इज ऑल्सो ए वर्च्यू, रिमेंबर। तो आपको वो भी दिखाना है कि वेयर डिसिप्लिन इज यूजफुल एंड देन यू शुड हिट द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि ओवर डिसिप्लिन या फिर डिसिप्लिन एवरीवेयर, ठीक है ना, मे बी काउंटर प्रोडक्टिव, ठीक है ना। कई बार लोग इसमें बह भी जाते हैं, ठीक है ना, पूरा लिखने लगेंगे कि डिसिप्लिन ही कितनी बुरी चीज़ है। तो देखिए, सुबह सुबह जगना चाहिए, रात में जल्दी सोना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, ये सब भी तो डिसिप्लिन का ही पार्ट है, ठीक है ना। आप इन सभी चीज़ों को छोड़ दो, इंसान क्या बन जाता है आप खुद जानते हो अपने लाइफ में। जब भी आपने कोर चीज़ों से ये किया है, मतलब ढिलाई बरती है, आप सही समय पर नहीं सो रहे हैं, सही समय पर नहीं जाग रहे हैं, सही खाना नहीं खा रहे हैं, तो व्हाट हैव यू फेल्ट, ठीक है ना, यू हैव नॉट फेल्ट गुड, राइट। सो दैट इज वाई डिसिप्लिन इज ऑल्सो नेसेसरी। क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है डजंट मीन कि आप उसकी भावना में बह जाइए। इसी को कहते हैं दोस्तों बैलेंस। ऑलवेज मेंटेन बैलेंस, अदरवाइज यूपीएससी इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप उसका डायरेक्ट आंसर करने लगेंगे एंड देन you'll never know कि आपके मार्क्स कम क्यों आए, ठीक है ना। तो टू मच ऑफ डिसिप्लिन कैन कॉज फासिस्ट रेन, डिस्ट्रक्टिव नॉट ओनली फॉर अदर्स बट ऑल्सो फॉर इट्स प्रोपेगेटर, मतलब जो खुद पालन भी कर रहे हैं उसके लिए भी डिस्ट्रक्टिव ही था। जैसे फासिज्म के डिफिनेशन में ही डिसिप्लिन आता है, ठीक है ना, बट उतना डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि हेल हिटलर ऐसा नहीं, ठीक है। बट येस, डिसिप्लिन इज ऑल्सो नीडेड। तो मैंने सबसे पहले तो छोटे में ये मेंशन कर दिया कि कहाँ डिसिप्लिन नीडेड है, जैसे आर्मी के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए, 2 ही पॉइंट मैंने लिखे हैं, ठीक है। फिर लैक ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज फेवरेबल, मतलब मैंने ये कहा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ना हो तो वो भी चीज़ें बेनिफिट करती है, जैसे क्रिएटिव फील्ड्स में, जैसे मूवीज में, आर्ट्स में, साइंस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। फिर देखिए, आस्किंग क्वेश्चंस टू सुपीरियर्स लीड टू न्यू फील्ड्स ऑफ नॉलेज। अब डिसिप्लिन का मतलब कई बार ये भी समझ लिया जाता है कि अपने सुपीरियर से कुछ बोलो ही मत, जबकि आइंस्टाइन ने पूरे न्यूटोनियन मैकेनिक्स को ही फेल कर दिया। अब वो बोलता है कि नहीं, मैं तो न्यूटन की किताबें पढ़कर बड़ा हुआ हूँ, तो मैं न्यूटन के बारे में गलत नहीं बोलूँगा। तब तो भाई फिर क्या होता, फिर वो मतलब इतनी बड़ी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये सब चीज़ें आती ही नहीं, उजागर ही नहीं होती। तो यू शुड नॉट बी दैट मच डिसिप्लिन, मतलब ये है ना कि वो भी नहीं कि हाँ पेरेंट्स की बात ही मत सुनो, ठीक है, बट ये भी नहीं कि हाँ उनकी सारी की सारी बातें सुनो, ठीक है। ऑलवेज मेंटेन अ गोल्डन मीन। फिर देखिए, कॉरपोरेट्स में जैसे कि थोड़ा सा डिसिप्लिन को रिलैक्स करने से क्या क्रिएट हो सकता है, जैसे एप्पल कल्चर क्रिएट हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अंत में मैंने यही बात की है कि भाई गोल्डन मीन लेकर के चलना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू शुड ऑल्सो ट्राई टू फ्रेम योर आंसर्स दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में। फिर दोस्तों ये 8th क्वेश्चन है एंड 9th क्वेश्चन है। देखिए, जब ये पूरा एथिक्स का आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो आई विल शेयर द कंप्लीट PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल CSC विथ आनंद मोहन। तो टेलीग्राम चैनल CSC विथ आनंद मोहन को आपको तो ज्वाइन कर ही लेना है, ठीक है ना। एंड इसमें जो क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, यू शुड ऑल्सो ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस,
नहीं आप खुद से आंसर कर पा रहे हैं तो एक बारी क्या करिए कि आप ये वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप उसके आंसर्स लिख सकें। डेली आप 4 से 5 आंसर भी लिखते हैं दोस्तों, कंसिस्टेंसी देखिए कितनी बड़ी चीज़ है। जब मैं एक्सरसाइज करता ही नहीं था तो अलग चीज़ थी, लेकिन जब मैं डेली 10 पुशअप मारने लगा तो महीने के मैं 300 पुशअप मार रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? अगर आप 5 क्वेश्चन डेली लिख रहे हैं तो महीने का आप 150 क्वेश्चन लिख रहे हैं। आपको एक दिन में लगेगा अरे 5 ही क्वेश्चन से क्या होगा, बट सोचिए कि महीने के 150 आंसर लिखने से भी क्या कुछ नहीं होगा। मतलब कि विल नॉट सम चेंज कम इन टू योर आंसर राइटिंग स्किल, डेफिनेटली इट विल कम। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, लव यू ऑल।